हेलो दोस्तों, आप सबके सहयोग से आज चैनल काफ़ी आगे जा रहा है और मुझे आशा और विश्वास है कि आप सब जो है हमारे चैनल को देख करके आपको कहीं न कहीं लाभ मिल रहा है। इसलिए आप सब इतना स्नेह और प्यार दे रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। व्यूअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। हम सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा और विश्वास के साथ ये वीडियो दे रहे हैं कि जिससे आपको लाभ मिले। आज आपके बीच में मैं प्रदीप पुरी एडवोकेट इसलिए आया हूँ कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक जो आबादी है वो कानून के बारे में जानती नहीं है और वो कानून से दूर रहना चाहती है। जैसे वो जब कोई मुश्किल आती है तो पुलिस थाने में जाता है और एफआईआर लिखवाता है, तो उसे एप्लीकेशन लिखने का सहूर ढंग नहीं होता है। अगर उसको ये तो पता होता नहीं कि एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा जाना चाहिए, क्या क्या नहीं लिखा जाना चाहिए। तो साथियों, आज सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट करते हुए आप किस प्रकार से अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके कारण जो है अपराधी को लाभ मिल जाता है। जैसे अगर आप एप्लीकेशन सही नहीं देते हैं तो जो अपराधी होता है जिसको आप सज़ा दिलाना चाहते हैं वो बड़े ही आसानी से कोर्ट में छूट जाता है, क्योंकि जो आप प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र जो भी प्रार्थी देता है तो उस प्रार्थना पत्र को ही जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको अदालत में पढ़ा जाता है, चाहे वह जमानत लेना हो और या उस कोर्ट में का जो है फाइनल लिस्ट लगा हो। तो उसमें क्या है कि आपको सबसे ज़रूरी इस बात का है कि इसका मतलब क्या है कि एफआईआर में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो प्रार्थी के द्वारा लिखा जाता है कि इस घटना में क्या क्या हुआ है। हम लगातार अपनी कोर्ट पर और साथियों से लगातार पता करके और एक शोध के द्वारा बता रहे हैं कि ज़्यादातर अपराधी इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि जो प्रार्थना पत्र होता है उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता है और धाराएं भी कम हो जाती हैं। अगर आप प्रार्थना पत्र ठीक ढंग से नहीं लिखेंगे तो जो धारा लगनी चाहिए वो धारा नहीं लगेगी और लास्ट में आप जिसको मुलजिम बनाए हैं वो बाइज्जत बरी हो जाता है। चाहे वो अपराध किया हो फिर भी आपके उस प्रार्थना पत्र के कारण ही अपराधी बड़ी जल्दी छूट जाता है। तो साथियों, आपको जैसे एक उदाहरण के रूप में बताएं कि अगर आपने कहीं ये लिखा, मान लीजिए किसी से पड़ोसी से आपका झगड़ा हो गया तो उस झगड़े में आपने लिखा कि हाँ मारपीट हुई और मारपीट होने में वहाँ आप एप्लीकेशन में लिख दिए कि इस तारीख को फला तारीख को इतना बजे घटना हुई और इन लोगों ने मुझे मारा पीटा। आप केवल ये लिख देने से जो धारा आपके प्रार्थना पत्र में दी गई है उसी प्रार्थना पत्र के द्वारा ही धाराएं बनती हैं। अगर आप ये सब नहीं लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको 323, 504, 506 मतलब एनसीआर दर्ज हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एफआईआर का प्रार्थना पत्र सही ढंग से लिखा, मान लीजिए कोई आपके घर में घुस करके मारा है, अब आपको प्रार्थना पत्र में सही सही चीज़ लिखना होगा कि फला तारीख को फला समय पर हमारे
घर में घुस करके हमारे विरोधी ने हमको मारा। जैसे आप ये लिखते हैं तैसे धारा जो है वो बड़ी धारा लग जाती है। घर में घुसने का, मारने का मतलब धारा में परिवर्तन हो गया। और अगर आप ये नहीं दिखाएंगे कि घर में घुसकर मारा, आप अपने प्रार्थना पत्र में लिखना अगर ये भूल गए, तो क्यों ना ही वो अपराधी आपके घर में घुस करके आतंक मचाया हो, फिर भी उसको इसका लाभ मिल जाएगा, क्योंकि आपने प्रार्थना पत्र में घर में घुस करके घुसने का जो जिक्र है वो आपने किया नहीं है। तो साथियों, इस तरीके से हमको जो FIR है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट है, आप सभी साथियों से देखिए, कब पुलिस का नाता पड़ जाए जनता से, कब अपराधी से नाता आपका पड़ जाए, ये पता नहीं होता है। इसलिए क्योंकि हमको पुलिस से बहुत डर लगता है। न्याय के बारे में, पिक्चरों के बारे में बार बार ये बता दिया गया है कि कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है। फिल्मों में दिखाया गया है कि न्यायालय में कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ, जितनी भी व्यवस्थाएं हो न्यायालय के द्वारा चल रही हैं और उसमें न्याय मिलता है। समय जरूर लगता है भारत के संविधान में, पर इसमें न्याय मिलता है। अब हमें प्रथम सूचना रिपोर्ट जो करना है वो सही ढंग से करना है। दूसरा, हम प्रथम सूचना रिपोर्ट में ये हम कभी कभी भूल जाते हैं कि गवाह कौन कौन सा है। अगर आपने ये गवाही देने वाले का नाम आपने विरोधी का रख दिया है, तो जब भी कोर्ट उन गवाहों को बुलाएगी तो आपके विपक्ष में बोलेगा, क्यों ना घटना हुई हो, आपके घर में घुसकर जो है किसी ने मारा पीटा हो, परंतु वो कह देगा हम नहीं जानते हैं। जैसे गवाह बदला, गवाह का शब्द बदला, उसके वाक्य बदले, तैसे ही कोर्ट में अपराधी को छूटने का मौका मिल जाता है। तो हम अपने सभी साथियों से कहना चाहते हैं, सबसे पहले जब कोई घटना हो तो किसी से राय मशवरा लेकर के ही FIR की प्रार्थना पत्र बनवाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी ये होता है थानों में, जैसे होमगार्ड बैठा हुआ है, अब आपके साथ कोई घटना हुई, कोई A के साथ कोई घटना हुई, B ने उसे मारा है, अब पता लगा B का दोस्त है, B से मिलने वाला वो होमगार्ड है। अब जब आप गए थाने में प्रार्थना पत्र देने, अब आपको कुछ आता जाता तो है नहीं, अब उसी होमगार्ड ने प्रार्थना पत्र लिख दिया। अब वो प्रार्थना पत्र में क्या लिखा आपने पढ़ा नहीं, तो वो उसके जो घटना हुई है उस घटना को ना दिखा करके छोटा मोटा चीज़ें ऐसे ऐसे उसमें डाल देगा, जिससे चाह करके भी आपका FIR दर्ज नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे चाहते हैं कि आप सब किसी काबिल आदमी से प्रार्थना पत्र जरूर लिखवाएं, किसी विशेषज्ञ से लिखाएं, किसी से पूछ कर लिखाएं। और जब प्रार्थना पत्र लिखा गया हो उसको अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जरूर जो प्रार्थना पत्र देने वाला व्यक्ति है उसको प्रार्थना पत्र को सुनाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें डाली गई हैं। अगर कोई चीज़ छूट रहा है तो फिर से प्रार्थना पत्र वो दे सकता है। लेकिन अगर एक बार FIR प्रार्थना पत्र के द्वारा FIR दर्ज हो गई, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख ली गई, तो आप कभी भी अपने प्रार्थना पत्र को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए FIR कराने से पहले अपने प्रार्थना पत्र को ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए, घटनाओं का ब्यौरा देखना चाहिए, जो है जो आपके साक्ष्य हैं उसका ब्यौरा देखना चाहिए, आपका गवाह कौन कौन है, उनका नाम सही है कि नहीं है, और घटना कहाँ पर हुई है उसका, ये सारी चीज़ें आपको समय का जरूर ध्यान दे दें। तो ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तो आपका FIR पक्का है लिखा जाएगा, और वो FIR जो लिखा जाएगा उसमें कोर्ट में भी उस अपराधी को सजा भी मिलेगी। तो आज हमको बस इतना कहना था आपसे कि हम FIR लिखाते समय प्रार्थना पत्र में सावधानी क्या क्या बरतना है, वो सावधानी फिर से आपको बता दे रहे हैं। पहला नंबर, हमको घटना कैसे हुई है। अगर आप कहीं भूल जाते, आपको तो पता नहीं है कि घर में घुस कर के मारने में कौन सी धारा लगेगी और जो है बाहर घर के सामने मारने में कौन सी धारा लगेगी, पता लगा। क्योंकि आप धाराओं से आप सब वाकिफ नहीं हैं, तो इसलिए उस पर पता लगा कि आप बाद में कहते हो कि हम जो है हमको तो घर में घुसकर मारे थे तो गलत हो गया, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में घुसकर अगर मारे हैं तो धारा संगीन होगा, वो जो है धारा जो लगेगी
वो जिसमें सज़ा बड़ी होगी, जिसमें उसको जमानत नहीं होगी। लेकिन अगर घर के बाहर किसी ने मारा पीटा है आपको, इतने कह देने मात्र से कि हम घर के अंदर या बाहर अगर हमने नहीं दिखाया है तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिल जाता है। और वो जो आईपीसी की धाराएं हैं वो छोटी धाराएं लग जाती हैं, जिसमें उसको थाने से भी उसको जमानत मिल सकती है, उसको मुचलके पे छूट सकता है। इसलिए साथियों, जब भी एफआईआर कराने जाएं तो एफआईआर को सही सही चीज़ें उसमें लिखें। अगर असलाहा का प्रयोग है तो असलाहा का प्रयोग ज़रूर दिखाएं। धार हथियार का प्रयोग किया है तो उसका ज़रूर उस एप्लीकेशन में, उस प्रार्थना पत्र में जिक्र आना चाहिए। जब आप जिक्र नहीं करेंगे तो क्यों ना वो हथियार का प्रयोग किया हो, फिर भी उसमें आपको जो है लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपके विरोधी को लाभ मिल जाएगा जो अपराध किया हुआ है। तो साथियों, आज हम आपको बता रहे थे कि प्रार्थना पत्र जब हम एफआईआर का लिखाने जाएं तो प्रार्थना पत्र की प्रकृति कैसे होगी, उसका समय का निर्धारण कैसे होगा, अपराध जैसे जैसे हुआ है उस तरीके से हम कौन सी चीज़ उसमें डालेंगे। आपके ही एप्लीकेशन पर धाराएं बनती हैं, मतलब प्रार्थना पत्र जो लिखता है, अगर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कोई संज्ञेय अपराध नहीं दिखाया है तो चाह करके भी आपकी धाराएं बढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए साथियों, आप प्रार्थना पत्र को एक बार ज़रूर पढ़ें, एक बार दुरुस्त करें। जो इस वीडियो में देखे हैं, इस वीडियो को फिर से ध्यान से सुन लें। हमने कौन सी चीज़ें बताया है, कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए, थाने में ये इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। पहला नंबर, किसी जो है पुलिस वालों से या जो है होमगार्ड से आप अपना प्रार्थना पत्र मत लिखवाइए। अपना प्रार्थना पत्र अपने किसी सहयोगी से लिखवाइए, नहीं तो जो मूल बिंदु है, जो मूल साक्ष्य है, वो उस प्रार्थना पत्र में छोड़ देगा और आपका एफआईआर कम सजा वाला या छोटी धाराओं में कन्वर्ट हो जाएगा और अपराधी छूट जाएगा। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये लगता है कि हम कानून को सही ढंग से आपको बता रहे हैं, इससे आपको लाभ मिल रहा है, तो दूसरे को भी बताने का काम करें कि भैया आप जो है ला विदियो चैनल पर आइए और उस पर देखिए, तो कानून के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलेगी और ये जानकारी आपको घर बैठे फ्री में मिलती है। इसलिए साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। आशा और विश्वास है इसको आप बहुत तेज़ी से शेयर करेंगे और सब्सक्राइब के लिए लोगों से कहेंगे, बढ़ाएंगे। यही आपसे जो है अनुरोध है। जितने आप जो है शेयर करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें शेयर में कोई पैसा नहीं लग रहा है। ये वीडियो लोगों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। पूरे देश के किसी भी थाने में कोई दिक्कत हो प्रार्थना पत्र देने से पहले, क्योंकि हर पूरे भारत देश में जितने भी थाना है सब में एक ही प्रकार से प्रार्थना पत्र लिया जाता है। प्रार्थना पत्र की प्रकृति ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी प्रकृति ठीक है, प्रार्थना पत्र में सही सही चीज़ें डाला है, तो निश्चित रूप से आपको एफआईआर की जो धाराएं होंगी वो संगीन होंगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।